हाँ, फ्लोटिंग डेटा दूसरा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग is the availability of your data on a remote server. Whenever you save your data, data is not saved on your computer. आपके कंप्यूटर पर फिजिकल डेटा स्टोर नहीं होता, वो किसी और कंप्यूटर पर डेटा सेव होता है। वो सर्वर्स होते हैं, एक वक्त में बहुत सारे कंप्यूटर्स उन पर डेटा अपना स्टोर कर रहे होते हैं, जिसको एक्सेस किया जाता है रिमोटली। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए आप उसको एक्सेस करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर का मतलब है which can be accessed anywhere from the internet, which can be accessed using internet, can be accessed using internet from anywhere. Server, they are more powerful computers. They are more powerful computers यार वो जूम लगा दे जरा, लगा दिए बच्चे ने ज्वाइन कर लिया जो निकाल दिया। चलो, कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर। सर्वर की बात हम कर रहे थे। सर्वर क्या है? मोर पावरफुल कंप्यूटर्स। सर्वर्स क्या है? दे आर मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, हैज मोर प्रिविलेजेस देन अ क्लाइंट कंप्यूटर। जिसके पास क्लाइंट कंप्यूटर से ज्यादा प्रिविलेजेस होते हैं उनको सर्वर्स कहा जाता है, जो एक वक्त में ज्यादा एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकते हैं, एक वक्त में ज्यादा कह रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। दे आर मोर पावरफुल कंप्यूटर्स। ठीक है, बात नहीं। रिमोट एक्सेस का मतलब है व्हिच कैन बी एक्सेस्ड, डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग इंटरनेट। और आल्सो डेटा माइट बी स्टोर्ड ऑन मोर देन वन सर्वर्स। Data can also be stored on more than one server, just in case to make a better maintenance or to keep a backup of the data. ठीक है? The same data is stored on more than one server in case of maintenance or repair, allowing clients to access the data at any given time, even when the computers servers are undergoing some sort of maintenance or repair. The client must be given the access of their own data. इसलिए, और इवन अगर कभी खराब भी हो जाता है, एक सर्वर खराब हो जाए तो उस डेटा बैकअप दूसरी जगह भी पड़ा हुआ हो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी का इंपॉर्टेंट डेटा खराब या करप्ट ना हो जाए या प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए या उसमें कोई एरर्स वगैरह ना आ जाए, कोई वायरस ना आ जाए। ठीक है जी बच्चे? जी ओके। दिस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा का रिपीट होना, बार बार दोबारा से सेम डेटा फिर आना। लेकिन एक अच्छा आइडिया होता है कि जो सर्वर्स हैं वो एक जगह में ना बनाए जाए, मुख्तलिफ जगहों में बनाए जाए, ताकि एक्सेस ऑफ द डेटा कुड बी मेड अवेलेबल एट एनी गिवन टाइम। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो जो बैकअप प्रोवाइड करने वाली है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेजेस जो प्रोवाइड करती हैं, उनका एक बैकअप इटली में भी हो सकता है। एक बैकअप अपना मिसाल के तौर पे किसी चीप कंट्री जो जहाँ पे बिजली के रेट्स कम है या इजी अवेलेबल है चीजें, सोलर पैनल्स लगा के और हर टाइम इंटरनेट एक्सेसिबल कर सकते हैं, एसी बिजली वगैरह सब की अवेलेबिलिटी है, वहां पे लगा सकते हैं। दुनिया के 4-5 जगहों में अपने बैकअप्स बना लें कि इन केस अगर 2-4 जगहों में या 2 जगहों में फॉर एग्जांपल जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई करप्शन आ जाए, कोई एरर आ जाए, किसी का हैकिंग अटैक आ जाए, कोई भी इस तरह की कोई वल्नरेबिलिटी आ जाए, तो उसको काउंटर करने के लिए या लोगों को सर्विसेज अनइंटरप्टेड अंदाज में प्रोवाइड करने के लिए दूसरे सर्वर्स अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि एक सर्वर के ऊपर डेटा सेव होगा और उसी पे जब सारे रिलाई करेंगे, तो अगर उसको कुछ हो जाता है
तो बाकी फिर डेटा आप दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज किस तरह की होती है, फ्री होती है सर्टेन, और उसके बाद सर्टेन होती है पेड सर्विसेज होती है, ठीक है, जिसमें आप ईयरली या मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जिस तरह एप्पल क्लाउड का जो आई क्लाउड जो है, आई क्लाउड भी आपको क्या करता है, 100 रुपीज फॉर पता नहीं कितने जीबी पर मंथ लेता है आपसे, है कितने जीबी पर लेता हो, आई क्लाउड भी तो लेता है ना, 5 जीबी फ्री है, उसके बाद बाकी उसके बाद फिर पेड उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, पर मंथ के आपसे वो बिल चार्ज कर रहे होते हैं, ऐसे है कि नहीं। और आप डेटा ज़रा स्टोर कर सकते हैं उससे अपलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फिर इसमें दो तरह के क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में दो तरह की सर्विसेज आती हैं, एक आती है प्राइवेट क्लाउड और एक आता है पब्लिक क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में क्या फर्क है, प्राइवेट है किसी का अपना जाती क्लाउड, एक होता है पब्लिक क्लाउड, पब्लिक होता है किसी और कंपनी की सर्विसेज इस्तेमाल करना टू गेट दोस स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोरेज की फैसिलिटीज, जैसे आप जो गूगल ड्राइव है वो पब्लिक ड्राइव है, इसी तरह से जो आई क्लाउड है ये पब्लिक है। पब्लिक का मतलब क्या है, इंटरनेट एक्सेसिबल, मतलब किसी और कंपनी की आप सर्विसेज लेते हैं जो सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो प्राइवेट होती है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कंपनी का खुद खरीदती हैं वो, या तो वो अपने ही कंपनी में डिप्लॉय कर देती हैं वो क्लाउड सर्विसेज, मतलब वो सर्वर अपनी क्या नाम है इसका, ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिप्लॉय कर देती है, इन हाउस सर्वर्स डिप्लॉय करती है जिसको इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने नीचे सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है, मैं इंटरनेट के जरिए उस सर्वर को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता हूँ, तो मेरा अपना सर्वर है, वो है प्राइवेट क्लाउड के नाम से, वो मेरा अपना क्लाउड है, तो उसको मैं इंटरनेट के जरिए किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने उसका एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर में मैं पासवर्ड और वो डालता हूँ और आई कैन एक्सेस द डेटा दैट इज सेव्ड इन दैट कंप्यूटर एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में मैं डेटा उसका एक्सेस कर सकता हूँ। क्या ख्याल है, समझ रहे मेरी बात के नहीं। और इसी तरह से किसको, गवर्नमेंट तो अपना प्राइवेट ही क्लाउड इस्तेमाल करती है, जो मेरे और आप जैसे लोग हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो पब्लिक क्लाउड की तरफ भी जा सकते हैं। इंडिविजुअली आप पब्लिक क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट क्लाउड नहीं खरीदेंगे। प्राइवेट क्लाउड से ये फायदा होता है कि आपको डेटा की प्राइवेसी के बारे में थोड़ा ज्यादा गारंटी होती है, बिकॉज वो आपका अपना सर्वर होता है, आप अपने डेटा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपके डेटा को देख नहीं पाती है। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके डेटा का एक्सेस कर लेती है, ठीक है, तो उसमें डेटा प्राइवेसी के इश्यूज तो डेफिनेटली रहते ही हैं, और अगर कभी उनके सर्वर खराब हो जाए तो आपका डेटा खराब हो जाएगा। तो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की होती है। तो जो पब्लिक क्लाउड्स होते हैं, दिस इज अ स्टोरेज एनवायरनमेंट वेयर कस्टमर, ए क्लाइंट एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर आर डिफरेंट कंपनीज। दो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। क्लाइंट आप होंगे, कंपनी कोई और होगी, वो कुछ फ्री फैसिलिटीज भी देती है और कुछ फिर आगे पेड भी देती है। फिर उसके बाद आती है प्राइवेट क्लाउड। This is storage provided by dedicated environment behind a company firewall. Company firewall किसको बोलते हैं? Firewall is a safety software. आपकी जो सेफ्टी सॉफ्टवेयर है उसकी बैकएंड के ऊपर आपका बैकअप रखा जाता है। उससे क्या होता है कि जब भी कोई कंप्यूटर, firewall is a software that monitors the incoming and outgoing data traffic in your network or in your computer. ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के जरिए आपके कंप्यूटर में जब डेटा आ रहा होता है तो इस सॉफ्टवेयर को किस अंदर से गुजर के आता है। तो सॉफ्टवेयर अगर किसी चीज को ब्लॉक करे तो वो डेटा फिर आगे ट्रैवल नहीं कर सकता, और कोई डेटा मिसाल के तौर पे पास थ्रू होना हो तो ये फायरवॉल उसको पास थ्रू होने देता है। इसका मतलब यह है कि फायरवॉल मेक्स लॉग बनाता है ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक। समझ रहे बात की नहीं? तो अगर प्राइवेट क्लाउड है और इंटरनेट से कोई भी प्राइवेट क्लाउड, यानी कि मेरी कंपनी का अपना क्लाउड है और इंटरनेट से मैं अगर उसको एक्सेस करता हूं तो मेरा इंटरनेट से जब डेटा आएगा तो मेरे सर्वर की फायरवॉल, मेरी कंपनी की जो फायरवॉल है, फायरवॉल मतलब सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में से गुजर के जाएगा ताकि उस सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि ये अटैक तो नहीं है, कहीं ये वायरस तो नहीं है। बात समझ आ रही? क्योंकि ये सारे जो उनसे थ्रेट्स हैं ये सब के सब इंटरनेट के जरिए आपके कंप्यूटर में आते हैं। अदरवाइज या तो इंटरनेट के जरिए आते हैं या तो कोई आप मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसके अंदर डिवाइस के अंदर सेव हो और वो डिवाइस आप अपने कंप्यूटर से इन्फेक्टेड मशीन जिसको आप कहते हैं,
करप्टेड यूएसबी फ्लैश ड्राइव आप अटैच कर दो तो कंप्यूटर में एरर्स आने लग जाएंगे, ठीक है। तो दो बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। एक आपको बताई पब्लिक क्लाउड इन व्हिच the client and the organization which is providing the cloud services, they both are the different companies. They both are the दो different companies होती हैं। अब ये मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ कि certain storage is free and for long term it is charged, storage is charged for some amount, against some amount, and you might get yearly subscriptions for the data storage. फायरवॉल वायरस से बचाती है। ये फायरवॉल का पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, थोड़ा सा अगर वेट कर लेते हैं ना तो ये पूरा एक टॉपिक है हमारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी और सेफ्टी में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे उसको, इसलिए फायरवॉल को मैंने थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर दिया, लिखवा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज इसका पूरा टॉपिक है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल अलग होती है, हार्डवेयर फायरवॉल अलग होती है। अभी सिर्फ 3 बातें सुन ले, फिर हम आगे की तरफ आते हैं। तो जो प्राइवेट क्लाउड है, दिस स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय अ डेडिकेटेड एनवायरनमेंट बिहाइंड अ कंपनी फायरवॉल। बिहाइंड अ कंपनी फायरवॉल का मतलब है कंपनी के उस सेफ्टी सॉफ्टवेयर की बैक साइड के ऊपर इन्होंने अपनी एक पूरी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज रखी होती है, यानी कि सर्वर्स डिप्लॉय किए होते हैं। उस सर्वर तक पहुंचने से पहले आपको फायरवॉल से गुजरना पड़ता है। फायरवॉल क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो फिल्टर आउट करता है अच्छा डेटा और बुरा डेटा। बुरे डेटे को ब्लॉक करता है और समटाइम कंप्यूटर को नोटिफिकेशन भी देता है। और ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि ये समटाइम उस कंप्यूटर को भी ब्लॉक कर देता है जहां से ये वायरस आ रहा था, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपसे बात ही ना कर सके। पहली दफा उसको एक अलर्ट जनरेट करता है कि गलत डेटा ना सेंड करो, अटैक ना सेंड करो। अगर वो नहीं बात होता तो उस पर परमानेंटली रिजेक्ट कर देता है। उस कंप्यूटर से फिर कभी भी आपको इस तरह की कोई भी इलिजिटिमेट गैर कानूनी डेटा कभी भी नहीं आता, ठीक है। The customer/client and cloud storage provider are integrated. The customer and the cloud storage provider are integrated and operate as a single entity. Now these are two different things. Okay, the customer and the cloud storage provider they both zoom पे check कर लेना जरा। The company, the client and the storage provider company जो प्रोवाइड कर रही होती है क्लाउड सर्विस, दे बोथ एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक तो मैं अगर इतना अमीर हूं तो मैं अपना जो है सर्वर डिप्लॉय कर लूंगा और उसको इंटरनेट एक्सेसिबल बना दूंगा, ताकि मेरे कंप्यूटर्स का सारा डेटा उस सर्वर में जाके सेव हो। और वो सर्वर किसका है? अपना पर्सनल प्राइवेट कंप्यूटर है, प्राइवेट सर्वर है वो। तो वो कैसा क्लाउड होगा? प्राइवेट क्लाउड होगा। क्या होगा? वो प्राइवेट क्लाउड होगा। मैं तमाम सॉफ्टवेयर उस क्लाउड पे स्टोर करवा सकता हूं, मैं तमाम अपना डेटा उस सॉफ्टवेयर उस सर्वर पे स्टोर करवा सकता हूं और उसको ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए एक्सेस करूंगा हमेशा। क्या ख्याल है? बात दुरुस्त है ना मेरी? मैं अपने घर में सर्वर लगा देता हूँ, इंटरनेट से उसको भी एक्सेस करा देता हूँ और यहाँ से भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ लग जाए। तो मैं इंटरनेट के जरिए एक सर्टेन कह रहे हैं कि वेबसाइट के जरिए उसको रजिस्टर किया होगा मैंने। कैमरे होते हैं। हाँ यस, कैमरा मैंने जैसे आपको दिखाया था कि मैं कैमरे को भी एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी जगह से। तो जब मैं नहीं होता हूँ यहाँ पे और टेस्ट चल रहा होता है तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। मैं होता बाहर हूँ लेकिन मैं उसको देख लेता हूँ कि टेस्ट में क्या चल रहा है। स्टाफ अगर उधर जाके वॉक कर रहा होता तो मुझे ये सारी जगह नजर आ रही होती। तो ये तो वैसे तो अखलाकन और वैसे तो एज अ किरदार के एतबार से तो बहुत बुरी बात है कि स्टाफ जब उधर जाता है वॉक करने के लिए तो इधर से वाले बच्चे जो है ना वो एक दूसरे के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। ये किरदार का ढीलापन है। किरदार इंसान का मजबूत होना चाहिए। जब वो सर यहाँ पे आते हैं, मैडम यहाँ पे आते हैं, तो पीछे से कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो जब भी इन्विजिलेशन किसी पे करनी पड़ जाए ना तो यूँ समझ ले कि पहरेदार जरूरी है। आप इंसान दिल से या रूह से मुसलमान नहीं है, उसको डंडे की जरूरत है। तो अगर आप खुद से जब आप सीधे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ आपके लिए ना कोई आंख की जरूरत नहीं है, आपके लिए डंडे की जरूरत नहीं है, लाठी की जरूरत नहीं है। आप किसी की गैर हाजिरी में भी आप इंसान के बच्चे ही रहेंगे। ये निशानी होती है उस चीज की कि जब आपके ऊपर किसी का साया होगा तो आप ठीक रहेंगे, कोई नहीं होगा तो आप फिर पटरी से उतर जाएंगे। तो जिंदगी में बहुत सी ऐसी जगह होती है जब आपके ऊपर किसी का साया नहीं होगा, जब आपको कोई देख नहीं रहा होगा, और तब आपने जो है ना अपने मामलात को कितना ठीक तरीके से अंजाम देना है वो डिफाइन करेगा कि आपकी तरबियत कैसी हुई है।
जब आपके ऊपर किसी की निगाह है और तब आप अपने काम को ठीक अंजाम दे रहे हैं, फिर वो असल कमाल नहीं है। जब कोई भी नहीं है और तब अगर आप अपने काम को ठीक तरह से सर अंजाम दे रहे हो, तो असल तरबियत का तब पता चलता है कि इतनी उम्र तक पहुंच गए हो तो अपने आपने घर से और अपने उस्तादों से क्या सीखा है और उसको किस तरह से आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया है। तो ये इंटरनेट एक्सेसिबल आप अपने डेटा को बनाते हैं, तो वो कैसा है सुने, वो स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर इज द कंपनी इटसेल्फ, बट देयर आर सर्टेन कंपनीज। मैं क्या करता हूं, मैं उमामा ने एक कंपनी बना ली, सर उमामा ने एक कंपनी बना ली, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर की एक कंपनी बना ली, मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि जी मुझे मिसाल के तौर पे 120 टेराबाइट्स चाहिए जी आपसे फॉर 5 इयर्स है, 120 टेराबाइट्स की सर्विसेज चाहिए फॉर 5 इयर्स। नाउ मैं उनको पैसे दूंगा इस चीज से, वो एक मेरी नीड के मुताबिक एक सर्वर बनाएंगे एंड ही विल गिव मी सर्विसेज, he will provide me services against 120 terabytes for a period of 5 years. So the cloud storage provider company, cloud storage provider and the client, they both are working as a single entity. They both are acting as a single entity. Are you guys getting my point? दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, यानी कि that company, the storage provider company, अब ये मेरी क्लाइंट बन गई है, मतलब मेरी एम्प्लॉय बन गई है। इन अदर वर्ड्स, मैं इनको पैसे देता हूँ, इनसे इनके सर्विसेज लेता हूँ। क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? तो इस तरह से बड़ी जो कंपनीज होती हैं जो खुद नहीं कर सकती, वो इस तरह से दूसरी कंपनीज को अपने साथ अटैच कर लेती हैं, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करें जी आप हमें। क्या ख्याल, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? So customer या client and cloud storage provider are integrated and operate as a single entity. तो ये तो हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड का, तो दोनों बातें समझा दी। प्राइवेट क्लाउड कैन बी एन इन हाउस सिस्टम डिप्लॉयड, द बैकअप ऑफ द सर्वर may be owned by the client itself, या it can be outsourced to another company where other company and the client they both work as a single entity. फिर इसके बाद एक और चीज होती है हाइब्रिड, एक हो गया प्राइवेट, एक हो गया पब्लिक, और एक इसमें आएगा हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का तो आपको पता है कि उसमें क्या होगा, पार्शियल बातें पब्लिक की होंगी और पार्शियल बातें प्राइवेट की, कुछ पब्लिक की और कुछ प्राइवेट की होंगी। मतलब पार्ट ऑफ द डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा दैट नीड्स टू बी प्रेजेंट एवरी टाइम, या दैट इज वेरी critical, very sensitive, very confidential data, it might be kept on a private cloud, but the data that must be accessible to the public, आम लोगों तक भी डेटा एक्सेसिबल हो, वो आप पब्लिक उसमें सर्वर्स में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के थ्रू देते हैं उनको। ठीक है बात? Hybrid cloud, this is a combination of two above environments. Some data resides in the private cloud and less sensitive या less commercial data can be accessed from public cloud storage provider. Sensitive data हमेशा inaccessible रखा जाता है, और less sensitive data या the data that needs to be given access to everyone, वो public कर दिया जाता है। जी बच्चे सवाल पूछिए हम सारे। Yes हैदर? iCloud public है, जो कुछ पब्लिक है, द कंपनी द पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी, they claim that the data that you provide is safe, but since the data is safe not in your computer but in someone else's computer, it is up to their will, their wish, they can just get access to whatever data you have saved on their server. Yes, they can get access, and अगर वो उनका है, अगर वो उसको कर सकते हैं, तो there are certain people जो के सिस्टम ब्रेक करके उसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है जी। Anyone else also raise hand? Sir, Google Photos cloud storage के example. Yes, public cloud. किसी दूसरे के सर्वर में डेटा सेव करना, अब बताएं, पब्लिक है, ठीक है? You can access it just by inserting your email address, password, and get access of whatever data you have saved. Yes? There are some advantages, disadvantages to private iCloud. Private iCloud करें, maintenance required होती है उसकी maintenance required होती है, expensive to deploy होता है, ठीक है? Specialized staff is required to maintain the services of private cloud
नॉट एवरीवन कैन मेंटेन द डेटा, स्पेशल स्टाफ चाहिए होता है। प्राइवेट क्लाउड वो आप भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। जिसको जो लिंक्स पता हो, मतलब यूआरएल पता हो, सॉफ्टवेयर पता हो, लॉगिन आईडी, इस किस्म की चीजें पता हो, सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं। जी गर्ल्स, वो एक क्लेम ये करते हैं कि हमें आपके डेटा के साथ सरोकार नहीं है, बट ये लोग बातों की हद तक बात होती है। कंपनी जिनके पास आप अपना डेटा रखते हैं आपके कंप्यूटर में, तो वो आपके डेटा से ऑल्दो वो यूज नहीं करते, बट दे नो what data is saved on their computer. They don't use it, but they know what type of data has been saved. Got it? जहां तक आपने कहा इंक्रिप्शन करके हम कर सकते हैं, अगर तो इंक्रिप्टेड टेक्निक्स आप अपनी ही पर्सनल इस्तेमाल करें, खुद ही इंक्रिप्ट करके अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप डेटा स्टोर करें, तो माइट भी है कि जब तक उनको की नहीं मिलती तब तक वो उसका डेटा को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी जो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेटा इंक्रिप्ट कराती हैं, ठीक है, जो इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स देती हैं, इंक्रिप्शन के सर्टिफिकेट्स देती हैं, उनको बोलते हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज उनको कहा जाता है। और वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं व्हिच आर ट्रस्टेड वर्ल्ड वाइड, जिनके ऊपर तमाम दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस ने उन पर ट्रस्ट किया है कि जी ये बड़ी कहें कि लेजिटिमेट कंपनीज हैं और ये कभी भी डेटा किसी का लीक नहीं करती, किसी की इंक्रिप्शन की किसी को या डिक्रिप्शन की किसी को नहीं देती हैं, ठीक है, या डिजिटल जो भी उनके सिग्नेचर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो नहीं प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे को, और ये अपने पास सेफ रखती हैं, सीक्रेट रखती हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए कंपनीज, तो तब भी आपका डेटा कहीं ना कहीं वो हो जाता है। सो इनफैक्ट जो पब्लिक क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ ये होता है कि लेस प्राइवेट डेटा इज केप्ट ऑन द पब्लिक क्लाउड्स। A very sensitive data, let's say law enforcement agencies, if they are keeping their data, they would never keep their data on public cloud. Just tell me, would they? Some research lab, would they? Never. They will always require, because privacy, you know, it's very important. You know, singers, they don't even hum in front of any other singer unless they have released a song. Before release of a song, the singer would never hum in front of another singer. Why? ऐसा ना हो कि उसकी धुन कॉपी ना हो जाए, उसका साज कोई चोरी ना कर ले। सिंगर्स कभी भी किसी के सामने गुनगुनाता भी नहीं है अपने गाना रिलीज होने से पहले। Once the song is released and it is copyrighted, afterwards जो मर्जी उसको ले उस पर वो क्लेम करेगा, एंड आफ्टर वही कॉपीराइट्स के जो लॉस के अगेंस्ट पर उस पर जुर्माना आयद हो जाता है। हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो फिर वो जुर्माना हो जाता है, या वो कंटेंट डिलीट होता है या वो जुर्माना हो जाता है। जी ऐसा सकते हैं कि सर्विस की अपनी ऑटोमेटेड और कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत ना हो। समझा नहीं मैं। जैसे मेंटेनेंस के लिए ह्यूमन की कोई जरूरत ना हो। कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं इस तरह की जिसमें ह्यूमन की जरूरत ना हो, खुद ही मेंटेनेंस करें, लेकिन ह्यूमन से बनाया किसी न किसी पॉइंट पे जाके प्रॉब्लम आती है, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। So आगे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। ड्रॉबैक्स में क्या है, बेनिफिट्स आपको बता दिया है, ठीक है। आप दुनिया में किसी भी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, वहां से यू कैन जस्ट गेट एक्सेस ऑफ योर डेटा। जैसे मेरे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू यूरोप, मेरे फोन आखिरी दिन दोनों चोरी हो गए, मतलब गुम हो गए। 2 फोन दोनों के दोनों मेरे गुम हो गए, तो सारी पिक्चर सारा डेटा एवरीथिंग वाज इन दोस फोन्स। तो मैं बड़ा रिलैक्स था, मैं सिर्फ एक एतबार से थोड़ा परेशान था कि मेरी जो फोन का गुम होना, डेटा के बारे में आई वाज नॉट वरीड, बिकॉज़ पीपल मोस्टली से दैट के डेटा वापस मिल जाए, फोन बेशक चोरी हो जाए। आई वाज नॉट वरीड अबाउट डेटा, आई वाज वरीड अबाउट माय फोन, कि किसी तरह से फोन वापस मिल जाए, बिकॉज़ आई कैन गेट एक्सेस ऑफ माय डेटा। बिकॉज़ लास्ट नाइट या उससे एक दिन पहले मैंने बैकअप ऑटो बैकअप पे लगाए हैं, मेरा डेटा सारा ऑटो बैकअप पे लगा हुआ था, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने फोन, वीडियोस, एवरीथिंग इज ऑन ऑटो बैकअप, ठीक है, चैट, मैसेजेस, एवरीथिंग। तो जब मैं वापस उसको रिट्रीव करता हूं तो आई गेट एवरीथिंग बैक, जो भी चीज मेरे पास थी।
तो दोबारा मेरे पास आ जाती है, तो मुझे उस चीज का मसला नहीं होता, मैं फोन चेंज भी करता हूँ तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अब इंटरनेट दुनिया में कहीं पर भी आप बैठे ना, यू कैन जस्ट गेट एक्सेस ऑफ दैट डेटा, आप सिर्फ उसका एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, get entered into someone's public server and access your data. You just need the specific application or website, और उसके अलावा user ID and password. Customer and client files stored on the cloud can be accessed at any time from any device anywhere in the world, provided internet access is available. सही है? There is no need for a customer client to carry an external storage device with them or even use the same computer to store and retrieve their information. आपको पूरी दुनिया में हर जगह अपना सेम लैपटॉप भी नहीं लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर नहीं लेके जाना पड़ेगा। डेटा इज स्टोर्ड ऑन सम पब्लिक क्लाउड, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। The cloud provides the user with the remote backup of data with obvious benefits to alleviate data loss, disaster recovery. बैकअप की फैसिलिटीज होती हैं, अगर आपसे कहीं पे भी कोई डेटा डिलीट हो जाए। अब तो इवन और भी है ना, अब तो एक और फीचर भी आया हुआ है बैकअप्स के अंदर, आप डेटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, फिर अगर रिसाइकल बिन से भी जाके आपको डिलीट करना पड़ता है। बट मींस एक्सीडेंटल जो डिजास्टर रिकवरी भी अवेलेबल होती है, अगर आपको गलती से डिलीट कर दे तो आप उसको एक्सेस दोबारा कर सकते हैं। जी बच्चे एक मिनट रुक जाए। फिर if a customer or client has a failure of their hard disk or backup device, cloud storage will allow recovery of their data भी वो allow करता है। अगर हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाए, किसी और जगह से डिलीट हो जाए, you have already saved it on some cloud पे तो हमेशा पड़ा ही होगा, until or unless you just get into the cloud and delete from the cloud and from the recycle bin of the cloud as well. The cloud system offers almost unlimited storage capacity. Almost unlimited storage capacity means पैसे दे देना है और सेव करते हैं, ठीक है, जितना मर्जी आप डेटा स्टोर करें, just keep giving the money and keep storing the data. Drawbacks में क्या हो सकता है? If the customer client has a slower or unstable internet connection, they would be unable to access their data. Downloading file will be difficult, or costs can be high if large storage capacity is required. It can also be expensive to pay for high download or upload data transfer limits with customer and client internet service provider. अब ये भी उसी के हिसाब से डेटा अपलोड और डाउनलोड करने में बड़ा मुश्किल होता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, PDCL, ZOM, ये जितने भी होते हैं। अब जब मैं एक काम कर रहा था, जब हम ये सर्विसेज ऑनलाइन शुरू कर रहे थे, हमने जब ये सर्वर का काम शुरू किया था, फिर हमने क्या किया था? तो ये लोग हमने ये किया था कि दो फैसले लेते थे कि डेटा को अपने सर्वर बनाया जाए या ऑनलाइन स्टोरेज खरीदी जाए। तो हमने क्या किया? हमने ऑनलाइन स्टोरेज नहीं खरीदी, हमने अपना सर्वर डिप्लॉय किया। तो बता सकते हैं क्यों? पहली तो प्राइवेसी होगी, दूसरी नहीं एक्सपेंसिव था, दूसरा ये अपलोड एंड डाउनलोड में बड़ा टाइम लग जाता है। हमारी एक 3 मिनट की वीडियो 1 GB की होगी, है 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो मिसाल के तौर पे इतनी अगर भारी है, 5 मिनट की वीडियो 1 GB की है फॉर एग्जांपल, 10 मिनट की वीडियो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह 50 मिनट की वीडियो आप करते हैं, 50 मिनट की वीडियो आप करते हैं और आपका 10 GB आपका लग जाता है 50 मिनट की वीडियो 10 GB आपका खा जाती है। तो 10 GB फिर जब आप अपलोड करेंगे और एक दफा अपलोड करेंगे तो डाउनलोड करें, इंटरनेट तो गया ना आपका, जितना पैकेज आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लिया था 30 GB का 40 GB का, बोलते तो वो भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डाउनलोड बोलते हैं ना, बट इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज लिमिटेड। वो सिर्फ एक आम यूजर के डेटा अपलोड एंड डाउनलोड के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर आम आदमी 1 GB 2 GB इंटरनेट इस्तेमाल करता है, 3 GB इस्तेमाल करता है, तो आप कितना कर लेंगे? आपके लिए तो फिर 30 GB तो फिर अनलिमिटेड ही होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर एक आम आदमी ऑन एवरेज 3 GB पर मंथ इस्तेमाल करता है, अगर आप 30 GB पर मंथ इस्तेमाल करते हैं तो ये तो 30 GB तो बहुत ज्यादा होगा उसके एतबार से, क्लियर हो गई बात? तो उसको अनलिमिटेड का नाम दे, अनलिमिटेड नहीं होता वो, इट इज आल्सो लिमिटेड, ठीक है बात के नहीं। सो ISP के साथ फिर आपको प्रॉब्लम होती है। Also can be expensive to pay for high download upload data transfer limits with the customer या client internet service provider.
The potential failure of the cloud storage company is always possible. ये risk हमेशा रहता है. Your backup will be lost if the company collapses, if the servers they just goes through some data damage. There could be any disaster. कोई accidental damage हो सकता है, data loss हो सकता है, data corruption हो सकती है, some malware attack हो सकता है, hacking attack हो सकता है. ठीक है, आप उनके रहमो करम पे होंगे उन क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स के कि डेटा को सेव रखेंगे. ठीक है, और तो इसी तरह से ना फिर एक और चीज बताता हूँ आउट ऑफ सिलेबस. सुनो, डेटा इंश्योरेंस भी होती है. डेटा इंश्योरेंस एक होता है ना, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है. तो डेटा इज आल्सो अ प्रोडक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो? जस्ट टेल मी. द कार इज इंपॉर्टेंट. Your life is important. Your house is important. Your data is sometimes more important than your car. Some type of data is more important than your car for certain people. You know, कुछ private data होता है companies का, organizations का. वो कहती हैं हमसे सारी गाड़ी ले लो, हमारा data लीक नहीं करना है. Data is very expensive. तो data की इंश्योरेंस होती है कि अगर data जो cloud storage service providers होते हैं वो अगर उनसे data आगे पीछे हो जाए तो फिर जिन कंपनीज का डेटा आगे पीछे होता है उसके अगेंस्ट उन्होंने पैसे चार्ज करने हैं. पैसे क्यों? मिसाल के तौर पे $1 बिलियन का उन्होंने जुर्माना रखा हुआ था. अगर डेटा लॉस हो गया तो $1 बिलियन क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर देगा. इसीलिए तो हम क्लेम करते हैं कि भाई आप अपना डेटा हमारे पास रखें, आपके डेटा को हम कुछ नहीं होने देंगे. और जब आप अपने डेटा उनको देते हैं और वो खराब कर देना, जुर्माना लगेगा फिर उन पे. समझ आ रही है? वो पे करेंगे जी. तो वो क्या देखते हैं कि डाटा जितने भी एक्सपेंसिव हो या फिर कोई नॉर्मल फोटोज हो या वो प्लेस हो तो उसके बाद समझा नहीं मैं. सॉरी सर कि लाइक जितना भी एक्सपेंसिव हो डाटा या फिर कुछ नॉर्मल फोटोज हो मतलब वो उनमें कोई चीज मिसप्लेस हुई तो उसमें ही देते हैं वो. नहीं, वो तो नहीं होता. जो फ्री आपके लिए फ्री तो आप कुछ भी नहीं. लेकिन जो बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं वो डेटा इंश्योरेंस अपना कराती हैं. जो काम ही डेटा के साथ कर रहे होते हैं, डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं. सर कोई उनसे डाटा मिसप्लेस हो जाए चाहे वो जितना भी एक्सपेंसिव हो सब एक्सपेंसिव ना हो तो फिर भी आपको इंश्योरेंस पे करेंगे. फिर भी आपको अगर आपने डेटा इंश्योर कराया हुआ है तो फिर तो वो इंश्योरेंस देते हैं. मतलब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इस मार्केट की इंश्योरेंस कराई है तो मेरी मर्जी है. मैंने ₹100 का मार्केट लिया और 5,000 की इंश्योरेंस करा ली इसकी. मेरी मर्जी है ना. तो मार्केट मेरा कम हो गया तो मैं 5,000 के बदले 10,000 लूंगा इनसे. समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? तो ये तो उन सर्विस प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करता है. खैर, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? अब आगे चलें. हम आगे चलते हैं. डेटा सिक्योरिटी व्हेन यूजिंग क्लाउड स्टोरेज. Companies that transfer vast amount of confidential data from their own systems to a cloud service provider are effectively relinquishing control of their own data security. This raises a number of questions. What physical security exists regarding the building where data is housed? Data, आपको पता है वो building maintenance चेक की जाती है कि is building sustainable to keep the data storage services, to keep a server in the house. क्या डेटा कहीं ग्राउंड फ्लोर में या बेसमेंट पर तो नहीं रख दिया? बिकॉज बेसमेंट वल्नरेबल फॉर दोज टाइम्स व्हेनेवर देयर कम्स अ फ्लड. सबसे पहले बेसमेंट खराब होती है. सो यू वुड नेवर बी कीपिंग द डेटा इन द बेसमेंट, नॉट इवन इन द ग्राउंड फ्लोर. ऑलवेज ट्राई टू कीप द डेटा ऑन द टॉप फ्लोर. ओके, अच्छा टॉप फ्लोर, अगर कोई आग पकड़ लिया ग्राउंड फ्लोर पे तो आग तो ऊपर जाती है, तो तब किधर रखेंगे डेटा? Are you getting my point? So these are certain factors which needs to be considered, which needs to be kept in mind while housing your data in some building. Whenever the company it transfers it. समझ आ रही है कि नहीं? हम एक क्विक समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे? सो कंप्यूटर के अंदर भी जब तक आप इस सारे को पढ़ेंगे तब तक बहुत सी न्यू एडवांसमेंट्स आ जाएंगी. बट करंटली बात यह की जाती है कि जो एजेड लोग होते हैं, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, they are not very much convenient or comfortable with dealing with the smart gadgets. Mobile phone की मिसाल ले लें, लैपटॉप की मिसाल ले लें, and sometime while they will be typing, you'll look at their hands, ये उंगलियां यूं रख के टाइप करेंगे. While a young person he might be typing in a very speed. ठीक है? How good is the cloud service provider resistance to natural disasters or power cuts? Sometimes power cut होती है ना, एकदम जल जाती हैं आपके हार्डवेयर्स. जल जाना, लोड शेडिंग,
या एकदम बिजली का ज्यादा आना, बिजली का ज्यादा आना, जिस तरह पावर लाइन ट्रांसमिशन लाइंस नहीं होती है, कभी कभार ज्यादा बिजली जब देती है तो एकदम स्पार्क प्रोड्यूस होता है। कभी किसी ने देखा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है किसी खंबे के किनारे में, जॉइंट में? कभी किसी ने धमाके की आवाज सुनी है? किस किसने सुनी है? इट्स अ वेरी हॉरिबल आवाज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की, जो ट्रांसफार्मर के फटने से आती है। समझ आ रही है कि नहीं? एनर्जी एकदम इतनी ज्यादा आती है एंड इट्स जस्ट लाइक, वो खैर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, बट जो करंट आ रहा होता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट? एसी करंट बोलते हैं। समझ आ रही है बात ये नहीं? सवाल पूछो। इसका मैं बता देता हूं आपको। कहां पे लिखा हुआ है? Companies that transfer vast amount of confidential data from their own systems to a cloud service provider are effectively relinquishing control of their own data security। मतलब अपनी जान छुड़ाते हैं वो। जान छुड़ाना, अपने ही डेटा से जान छुड़ाना और अपने सिस्टम से हटा के उसको क्लाउड सर्विस पर शिफ्ट करना, अपने से निकाल के किसी और की तरफ लेके जाना। रिलिंक्विश, तर्क करना, टू सरेंडर, टू सीज द कंट्रोल ऑफ समथिंग, टू सीज द क्लेम ऑफ समथिंग। समझ आ रही कि नहीं? इनकार करना किसी चीज से, जान छुड़ाना। हो सकता है कि नहीं? जान छुड़ाना सही है ना? रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ देयर ओन डेटा। इसका मतलब क्या होगा? रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ देयर ओन डेटा, अपने ही डेटा से के कंट्रोल से जान छुड़ा रहे हैं। जान छुड़ाना ठीक है कि नहीं? ठीक। एक और जो सिक्योरिटी मेजर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट द कंपनी कैन, द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन कंपनीज माइंड आर, व्हाट सेफगार्ड एग्जिस्ट रिगार्डिंग पर्सनल हु वर्क फॉर द क्लाउड सर्विस कंपनी। वो कैसे लोग हैं जो क्लाउड सर्विस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं कोई एजेंट छुपा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए काम कर रहा है और वो डेटा लीक करके हमारे किसी राइवल कंपनी को देना शुरू कर दे। हो सकता है ना? कैन दे यूज देयर ऑथराइजेशन कोड टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा फॉर मॉनिटरी पर्पसेस। अपने जो सबसे कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसकी एक्सेस सिर्फ चंद लोग कर सके जिनको एक्सेस हो। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स कंपनी, उनके पास एक, मैंने आपको शायद बताया अभी ये पहले, उनके पास उनके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ग्लास प्रोवाइड करते थे। शीशे नहीं होते, बुलेट प्रूफ शीशे भी और नॉर्मल बिल्डिंग्स पे लगने वाले शीशे भी। तो अब ये कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी सोचें, जिनके अफगानिस्तान रोज पता नहीं कितने कितने ट्रक जाते हों, हैं पता नहीं कितने कितने ट्रक जाते हों जिनके पाकिस्तान में। तो उनकी कंपनी में दूसरी उनकी राइवल कंपनी ने क्या किया, एक एम्प्लॉय भर्ती कराया और एज अ मैनेजर पोस्ट पर वो बंदा चला गया। इतना तरक्की उसने की क्योंकि वो एक टारगेट से आया था ना, ही वाज गेटिंग डबल सैलरीज। एक तो जिस कंपनी ने उसको एक टास्क के लिए भेजा हुआ था वो भी सैलरी दे रही थी, और एक जिस कंपनी में वो एनरोल हुआ था वो भी सैलरी। उनको ये लग रहा था कि ये हमारा एम्प्लॉय है, और वो अंदर से क्या करता था, ऑल इंटरनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करके दूसरी कंपनी को, राइवल कंपनी को देता रहता था। समझना कि नहीं? उससे क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इन्होंने फील किया यार हमें तो कोई टेंडर ही नहीं मिल रहा, वी आर नॉट विनिंग एनी टेंडर, हमें कोई कंपनी ठेका ही नहीं दे रही, हमारे कंसाइनमेंट्स ही नहीं आ रहे, कोई हमसे माल ही नहीं खरीद रहा। समझ आ रही कि नहीं? होता क्या था, अब एक टेंडर आता था ना तो इनकी आपस में एक इंटरनल मीटिंग होती थी कि जी ये टेंडर है, लेट्स से हम लोगों ने $400,000 का हमने इसका रेट कल फाइनल करना है। क्योंकि टेंडर में तो रेट छुपा के बताते होते हैं कि हम इस काम को $400,000 में मुकम्मल करेंगे। अब वो $400,000 दूसरी कंपनी को पता चल जाता था क्योंकि अंदर का बंदा बता देता था उधर, और वो क्या करते थे, वो थोड़ा सा रेट अप करके
उसमें डाल देते थे कि हम आपको इतने ज्यादा पैसे देंगे। तो असूल ये होता है कि अगर $400,000 एक बंदे ने ऑफर किया और एक बंदे ने $400,000 एंड $1 एक्स्ट्रा, तो जो $1 एक्स्ट्रा वाला होगा ना उसको मिल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसी तरह से उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वैल्यू हायर होगी टेंडर उसकी तरफ चला जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ थोड़े से पैसे बढ़ा के वो वैल्यू उसमें पुट अप कर देते थे। तो जितनी भी कंसाइनमेंट्स होती थी, जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते थे, वो उनको मिलते थे जो थोड़े ज्यादा पैसे ऑफर करते थे। समझ आ रही है कि नहीं? ये जिनको जो थोड़ा ज्यादा मुनाफा दे रहे होते थे। क्लियर हुई मेरी बात? तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जब तकरीबन वो कंपनी को समझ आना शुरू हुई कि यार ये काम हमारे साथ हो रहा है, तब तक दूसरी कंपनी ने बाकी सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना लिए थे। और इनको जब समझ आई ना कि ये हमारे साथ हुआ है, वो कंपनी इतनी ग्रो कर चुकी थी, छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स इनको मिलते थे, बड़े बड़े दूसरी कंपनी को मिलना शुरू हो गए। तो जब तक इनको समझ आई थी, तब तक दूसरी फैक्ट्री ने अपनी जो एक सबसे छोटी फैक्ट्री है वो इतनी बड़ी बना ली कि इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री से 5 गुना बड़ी उनकी सबसे छोटी फैक्ट्री उन्होंने बना ली। अपनी एक फैक्ट्री से 5 गुना बड़ी एक और फैक्ट्री बनाई, और वो उनकी सबसे छोटी फैक्ट्री थी। बड़ी फैक्ट्री फिर कितनी बड़ी बड़ी होंगी? तो फिर उन्होंने काम और बड़े स्केल पे, और ये जो है ना फिर खराब से खराब होता है। खैर, इनकी मैंने मिसाल आप लोगों को मैथ्स में भी दी हुई है। ये वो वाली कंपनी भी थी जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर भी काम करना शुरू किया था। जिन्होंने इंटरेस्ट पे बैंक से पैसे लेके बिजनेस में सर्कुलेट करके जो प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट से बैंक को इंटरेस्ट भी देते थे, इंटरेस्ट भी देना, उनका जो लोन देते वो भी देना, और अपने प्रॉफिट से अपना भी सिस्टम चलाना। तो सूद पे काम कर रहे थे। तो सूद किसी ना किसी तरह से वो खराब हो ही गया। फिर समझ रहे बात की नहीं? उनको समझ नहीं आई, लेकिन उनकी कंपनी में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ताले लगा दिए, सुई गैस ने भी उनके ऊपर केस कर दिए, सुई नॉर्दर्न गैस ने भी कर दिए, इलेक्ट्रिक वालों ने भी, बिजली वालों ने भी केस कर दिए, पावर सप्लाई वापडा ने भी केस कर दिया, पानी वालों ने भी केस कर दिया। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बिल्कुल फैक्ट्री खत्म हो गई। उनके जितने ओनर थे वो फिर अंडरग्राउंड हो गए, उनके ECL में नाम आ गए।